हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली सीटेट एसएसटी वन लाइनर पीडीएफ जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 200 क्वेश्चंस। आप में से बहुत सारे लोग जो है टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, जो लोग करते भी हैं उनका कहना था कि एक बार आप इसको जरूर डिस्कस करना ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। आपने पढ़ा होगा, एक बार और रिवीजन कर लें और एग्जाम के पहले तक भी कर लेना। टोटल इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगी 200 क्वेश्चन हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो 150 क्वेश्चन तो मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा है, बाकी के मैं यहाँ पर आपको नए क्वेश्चन दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हो 200 क्वेश्चन। तो ये नीचे के लास्ट जो 50 क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नया क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी टेलीग्राम पे नहीं भेजा है। क्लास डिस्कस हो जाएगी, उसके बाद आपको रात तक मैं भेज दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये मेहनत मैंने आप लोगों के लिए अकेले खुद से किया है, और अगर आपको सच में यूजफुल लगे, आपको सच में हार्डवर्क मेरा पसंद आए तो आप लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मुझे बताना कि इस 200 क्वेश्चन में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। देखो 100% की गारंटी किसी चीज की नहीं होती है कि ये 100% है, आएगा ही। बट क्या होता है ना कि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे घुमा के बनाएगा जिसमें ये आपको ऑप्शंस में मिलेगा, आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपके पास पहले से नॉलेज है। जरूरी नहीं है ना कि आपके पूरे 150 क्वेश्चंस आपको आता ही हो। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आएगा, कुछ क्वेश्चंस यहां से आपको मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको यहीं से एलिमिनेशन में मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलिए वन लाइनर है तो हमारा बहुत समय भी नहीं जाएगा, क्वेश्चंस और आंसर देखते हैं ताकि एक क्विक रिवीजन हो जाए आपका एग्जाम से पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के क्या कारण है। तो जो समुद्री गुफाएं का जो निर्माण होता है ना, वो किस वजह से होता है। जो तरंग होते हैं, तरंगों के द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। तो ये इसका आंसर है। यहां पर मैंने ऑप्शंस नहीं रखा है तो आपको डायरेक्ट याद है ना, तो एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप खुद बताएंगे एग्जाम के बाद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों होते हैं। तो इसका एक रीजन है कि भारी वर्षा और उच्च तापमान। पहले ही बता देती हूं कि ये कोई एक्सप्लेनेशन वाली क्लास नहीं है, क्योंकि ये वन लाइनर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन वाली क्लास दी हुई है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब को, ये हमारा ग्लोब है, इसको 2 बराबर भागों में बांटने के लिए जो हम बीच में काल्पनिक रेखा खींचते हैं ना, उसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, सब इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन देखिए। समताप मंडल आपको पता है स्ट्रेटोस्फियर की परिस्थिति में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। देखो जो समताप मंडल होता है ना, स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पर हवाई जहाज इसलिए जो है उड़ाने में आसानी होती है बिकॉज यहाँ पर बादल, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। और बादल और मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर होती है, क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। 5वां देखिए, गल्फ स्ट्रीम जो है ना, ये एक गर्म महासागरीय धारा है। अब इस क्वेश्चन में भी आपका आंसर छिपा हुआ है, कई बार क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है सीटेट में ही कि गल्फ स्ट्रीम जो है कैसी महासागरीय धारा है, तो याद रखिएगा गर्म महासागरीय धारा है। तो क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये गर्म है क्यों, क्योंकि ये भूमध्य रेखा, ये देखिए ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर के पास सूर्य की जो है किरणें है ना वो सीधी पहुंचती हैं, तो इसलिए इक्वेटर के पास वाला एरिया बहुत गर्म होता है और ये भी भूमध्य रेखा के निकट ही उत्पन्न होता है, इसीलिए गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा है, ठीक है। चलिए 5वां हो गया, हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, तो वो है नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। 7 क्वेश्चन देखिए सॉरी। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई, सिर और सर पे मुकुट लगे और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। तो ये क्या दिखा रहा है, तो ये उनकी स्टीरियोटाइप सोच दिखा रही है कि आदिवासी को आपने इसी तरीके से देखा है। उनके बहुत सारी अच्छी चीजें आप वो भी दिखाइए, तो ये एक स्टीरियोटाइप है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो भी यहां पर मैं आपको करा रही हूं ना, ये सब पूछा हुआ है। चलिए, किसी के प्रति पूर्वाग्रह प्रिजुडाइज होने का मतलब क्या है, और ये इतना पूछा जाता है ना पूर्वाग्रह होने का अर्थ। लोग पूर्वाग्रह में, रूढ़िवादी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछता है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि आप उनको नेगेटिव रूप से देख रहे हो, आप उन्हें श्रेष्ठ मानो, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो हमसे अलग दिखते हैं हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, हम उनको नकारात्मक रूप से देखने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8वां। 9 क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों को अनुदित किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है, तो हमारा आर्टिकल 21 है।
1883 में इल्बर्ट जो बिल था उसका विरोध क्यों किया गया? क्योंकि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे, और बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय भी उनके ऊपर मुकदमा चलाए, इसीलिए इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन देखिए। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। तो ये इसका राइट आंसर है। किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो वो है मुमताज अली। मध्यकाल में जनजाति, हमको 200 क्वेश्चन डिस्कस करना है इसलिए फास्ट करेंगे। मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वह लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, चलिए 14 देखिए। खुदा की रचना के खाते में उसका विस्तार चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखन 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक क्या हैं? तो जिन प्रतीकों के प्रयोग को लेकर अंतरराष्ट्रीय सहमति है वो है पारंपरिक प्रतीक। अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमेलियाड ये क्या है? तो ये ऐसे पौधे होते हैं, जो ब्रोमेलियाड है वो ऐसे पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संग्रहित रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्टैक हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। ये किसकी अपर्दन विशेषता है? और ये हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, सी वेव्स, समुद्री तरंगे। ठीक है, चलो अभी तो बहुत क्वेश्चन है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और यह परत रेडियो संचार में मदद करता है। मैंने आपको बताया था जब भी रेडियो वेव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे वो हमेशा आपका थर्मोस्फीयर होगा। ठीक है, 19 अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था राजनीतिक और सैनिक कार्य। बंगाली क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं, क्या कारक हैं बताइए? तो वो है वाणिज्यिक समझौते और एक है राजनीतिक समझौते। ठीक है, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूं वो 2011 से लेके 2023 अगस्त सभी क्वेश्चंस इसमें मिक्स हैं। ठीक है, 19th सेंचुरी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था, बकरी का? तो वो है कश्मीर के बकरवाल। ठीक है, अधिकांश आधुनिक भारतीय जो लिपियां हैं वो विकसित हुई थी, मतलब किस लिपि में हुई थी? तो वो थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग के बारे में बताओ। तो साम्राज्यवादी फतह के लोग स्मृतियां गढ़ते थे, अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करते हैं और यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे? तो याद रखिएगा कई बार पूछा हुआ है, जो मिनिएचर है वो किस पर बनाया जाता था? ताड़पत्र, कागज और लकड़ी की तख्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 वर्ष पहले केरल की जो विविधता है और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में किसी यात्री ने लिखा था, उसका क्या नाम था? तो वो था इब्न बतूता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, मैंने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है जब मैं क्वेश्चन आंसर बना रही थी आप लोगों के लिए, तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। स्टेटमेंट में तो आपको हेल्प मिलेगी ही। भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहां पर होना जरूरी है। क्या चीज? उसको बोलते हैं क्रेच, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं शिशु सदन। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। रोज पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? बहुत सारे लोग काला गोरा वाला ऑप्शन टिक करके चले जाते हैं। याद रखिएगा शुरुआती बिंदु पूछ रहा है आपसे, तो वो है नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, चलिए भारतीय संघीय न्यायालय जो फेडरल कोर्ट है इसका पूर्ववर्ती क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। ये कई बार पूछा है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि आपको वीडियो के थ्रू बताना जरूरी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस ही आप एक बार कर लेना रिवीजन। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए। क्या उपलब्ध कराए? तो वो है कानूनी सहायता। ठीक है, ये 28 गलती से ये ऑप्शन वाला नंबर आ गया है, कानूनी सहायता। न्याय मंदिर जो राजेंद्र सच्चर समिति है, ये भी कई बार पूछा है कि इनके द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया? तो वो है मुस्लिम।
ठीक है। भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था, जिसे हम बोलते हैं पुटिंग आउट, और ये कई बार मैंने आपको बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, दादन व्यवस्था पुटिंग आउट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो व्यापारी है ना, व्यापारी के द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बना हुआ सामान लेना। याद रखिएगा, कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाएंगे तब जाकर बना हुआ सामान लेंगे, ठीक है। कई बार पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि इसमें व्यवस्थित रूप से सत्यापित ज्ञान शामिल है। तो ये हो गया हमारा 31। चलिए 32 देखते हैं। देखो, आपको उस समय के अनुपात को निरूपित करना होगा जब एक ग्रामीण कार्यकर्ता एक साल में कार्यरत अल्प रोजगार और बेरोजगार के रूप में खर्च करता है। तो आप किस आरेखीय निरूपण का चयन करेंगे? तो वो है पाई आरेख, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि ये आरेख वगैरह से क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो पाई आरेख। एक शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है और उन्हें उन आधारों पर अपनी जो खुद का वो प्रोजेक्ट बनाए है ना, उसका आकलन करने के लिए कहता है। तो सिंपल सी बात है ना, टीचर चाहता है कि बच्चे खुद से अपना मूल्यांकन करें, सेल्फ असेसमेंट करें। अगला देखो, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा नागरिक शास्त्र के लिए परिवर्तित नाम क्या है? मतलब नागरिक शास्त्र का जो परिवर्तित नाम है वो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। और जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही थी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसी का हिंदी वर्जन लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, नागरिक शास्त्र का परिवर्तित नाम, ठीक है। चलो 35 देखो, निम्न में से किस भाषा में गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम, ये इनकी पुस्तक है और ये कई बार पूछा हुआ है कि जो आर्यभट्टियम है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो वो है संस्कृत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला संदेश कहां पर दिया था? और ये इतना फेमस क्वेश्चन है, सारनाथ, कई बार पूछा हुआ है। चलिए, संगम कविताओं में किन किन राजवंशों को मूवेंदर कहा गया है? मूवेंदर, तो वो चोल चेर पांड्या। ये 3 नाम तो याद ही रट लो क्योंकि कई बार पूछा है, चोल चेर पांड्या। 38, रामपुरवा बेल एक पॉलिश पत्थर की मूर्ति जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, किसके शासन के दौरान बनाया गया था? तो वो है मौर्य, ठीक है, मौर्य के शासन में। किसने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो राम जी के अंदर एक विशिष्ट जो है उनका व्यक्तित्व है, आप इससे भी मैंने आपको याद करवाया है ताकि आपको याद रहे, रामानुज, ठीक है। चलो, यहां पर देख सकते हो आप कि पूरा लेख एक ऐसा स्थान है जहां पर ऐतिहासिक पांडुलिपि और दस्तावेज को रखा जाता है। तो ये हो गया हमारा 40। कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में शुरू किए गए वीरशैव आंदोलन के बारे में बताओ। तो देखो, याद रखना, जो वीरशैव आंदोलन था इसने महिलाओं की जाति और व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया था। ये था वीरशैव आंदोलन के बारे में। अब इस एक लाइन से अगर स्टेटमेंट बनकर आता है तो क्या आप सही नहीं कर पाएंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट में बहुत मदद करेगी, ठीक है, चाहे वो एजर्शन रीजन हो चाहे स्टेटमेंट ABC। अगला क्वेश्चन देखो, कौन भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर के पार पश्चिम की ओर गया था? याद रखिएगा, पश्चिम की ओर क्रिस्टोफर कोलंबस, ये गया था। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश ने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया था? तो वो था चेरा। इसने मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया। नेक्स्ट, 1906 में सोंग राम संगमा का विद्रोह क्यों हुआ था? बताइए। तो सिंपल सी बात है, असम में आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानून के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, इसलिए इसका विद्रोह हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1927 में अंग्रेजों द्वारा भारत भेजे गए साइमन कमीशन का विरोध। आपको पता है साइमन कमीशन भारत में 1927 में आता है और इसका विरोध होता है। क्यों होता है इसका विरोध? क्योंकि जो ये लोग बनाए थे ना साइमन कमीशन, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। अब आप बताओ वो काम किसके लिए करेगा? भारत के लिए, और इसमें कोई भारतीय ही नहीं है, इसलिए इसका इन लोगों ने साइमन वापस जाओ का नारा भी लगाया था, ठीक है। और 1927 में साइमन कमीशन आया और 1928 में चला भी गया, तो उस पर कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसी वजह से इसका विरोध हुआ। अब यहां पर कुछ मैंने आप सभी के लिए ना मिलान वाले भी बीच बीच में लिखे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा? तो हेनरी लुई विवियन
डिरोजियो, कई बार पूछा है, डिरोजियो भी लिखा आता है, डेरोजियो भी लिखा आता है, तो याद रखना यंग बंगाल मूवमेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये यूपीएससी यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है, तो आप समझ सकते हो सुपर टेट से लेके यूपी टेट हर जगह पूछा हुआ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, और अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान। ठीक है, चलिए। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामलुलू ने 1952 में किस राज्य के गठन की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी? तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला, कौन वहदत ए दीन की धारणा का प्रतिपादन था जो सभी धर्म की आवश्यक एकता को कायम रखता है? ठीक है, थोड़ा सा गला भी बीच बीच में खराब है, तो वो है मौलाना आजाद। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है 48 का। भारत के लगभग मध्य से, ये देखिए, जैसे हमारा भारत आपको पता है, ये इक्वेटर यहां पर है हमारा इंडिया। ठीक है, ये रहा। तो यहां पर पूछ रहा है कि भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? और आपको पता है यहां पे हमारा कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पर हमारा मकर रेखा है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहां पर है। तो आप मुझे बताओ कौन है जो भारत के, कलर ही चेंज कर देती हूं, जो कि भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाला अक्षांश है? तो वो कर्क रेखा है, क्योंकि नीचे है ना हमारा मकर रेखा, इक्वेटर के ऊपर ही तो है। यहां पर देखिए, ये हमारा भारत और इसके बीच से कर्क रेखा। तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाला अक्षांश, तो वो है हमारा कर्क रेखा। ठीक है, पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं, जरूर बताइएगा। पृथ्वी दिवस को परिभाषित करता है, क्या परिभाषित करता है? तो वो ये है कि अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन की अवधि। और मैंने आपको बताया है कि डे और नाइट पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है, और जो सीजन चेंज होते हैं, जो ऋतुएं बदलती हैं, वो पृथ्वी के रिवोल्यूशन की वजह से होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहां पर मिले हैं? तो वो है बुर्जहोम। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम किस विषय पर लिखा गया है? तो याद रखिएगा, व्याकरण तथा काव्य शास्त्र। 1793 के स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताओ। तो ये स्थायी बंदोबस्त क्या है? तो चलिए देख लेते हैं, कई बार पूछा भी हुआ है। जो राजा हैं, राजा और जो तालुकदार हैं के जमींदारों के रूप में इनको मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने, कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया, और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। तो ये था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, कई बार जमींदार ऐसे करके भी लिख के ऑप्शंस आता है, तो आप पूरा ये डेफिनेशन इसका आपको पता होना चाहिए। अमार जीबोन ये नाम की पुस्तक है, ये किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? और ये कई बार पूछा हुआ है कि अमार जीवन क्या प्राथमिक स्रोत है? तो जी हाँ, ये इनकी खुद की आत्मकथा है। तो ये है, और ये किसके द्वारा? तो रास सुंदरी देवी। हरिदास ठाकुर किसके नेता थे? तो ये थे मतुआ संप्रदाय, इसके नेता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय योजना आयोग का गठन किन नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था? तो वो था आर्थिक विकास। प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसको ग्रह माना जाए, सिंपल सी बात है। ठीक है, कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है? आपको पता है ना, हमारा अरब सागर इस साइड में है, ये रहा, और यही पश्चिम है। तो ये नदी का नाम बताओ ना, नर्मदा, याद रखिएगा। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः किन खनिजों की बनी हुई है? तो सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं का संबंध किस गैस के बढ़ने के साथ होता है? तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा रेखा साझा करता है? तो वो है हमारा बांग्लादेश। किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है? तो वो है कपास। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा चमकीली धूप की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट जिसमें सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था, तो इसके लीडर कौन थे? कौन इसको नेतृत्व कर रहे थे? तो वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सुलभ एक संस्था है सुलभ, जो कि पूरे भारत में स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है। तो ये क्या है? सुलभ क्या है? तो ये एक तरीके का गैर सरकारी संगठन है।
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया ये किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? तो वो है बुंदेली भाषा। ठीक है। और अपने जो आपके खुद के एनसीईआरटी के नोट्स होंगे ना, प्लीज उसको भी रिवाइज करना। अब ये नहीं कि आप पूरा डिपेंड हो जाएं किसी भी एक चीज पे, आपको अपने जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहना। जो वन है ना, जंगल वन, उसको भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? तो कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय का। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने 2 बार लिखा था इसको। का पूर्ववर्ती है तो भारत का संघीय न्यायालय, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये अभी ऊपर आपने देखा था ना, भारत का संघीय न्यायालय से क्वेश्चन पूछा था, इसका पूर्ववर्ती कौन है? तो था सुप्रीम कोर्ट। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। कौन सा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालय में से एक है? तो मुंबई, कोलकाता, मद्रास। नाम याद रखना है। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में क्या क्या है? तो इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है। ये इसलिए लिखा रही हूं क्योंकि कई बार इसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, बहुत सारी चीजें जोड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सम्मिलित है। अपने गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय साधनों को वर्गीकृत करवाने हेतु एक शिक्षक क्या प्रयोग में ला सकता है? तो वो है पाई चार्ट, वृत्ता रेख। अन्य खोज से उपजी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाले अन्वेषण को कहते हैं। तो खोज का मतलब ही होता है खुला अन्वेषण, मतलब ओपन इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां भी सम्मिलित हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं महाकाव्य। अगला क्वेश्चन, 2 कथन है, दोनों के दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। याद रखिएगा, व्याख्या भी सही है। जैसे कि रेशम मार्ग, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है। कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। तो स्टेटमेंट भी सही है, व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन, जगह और समुदाय का उनके शिल्प कला के साथ मिलान करना है। ये आपके बीदर, सूरत, पांचाल जगह है और ये आपके शिल्प कला है। तो सारे के सारे मिलान सही हैं। बीदर में तांबा तथा चांदी में जड़ाई का काम होता है। सूरत में आपको पता ही है सुनहरी गोटा किनारियां जरी वाले वस्त्र होते हैं। पांचाल लोह संबंधित कार्य होता है। और सालियर किसके लिए फेमस है? तो बुनाई के लिए। सारे के सारे नाम सही हैं। उत्तर भारत के गांव में उनके अनुरूप भूमिका के साथ सही मिलान। देखो ये गांव है और इनकी जैसे ग्राम भोजक की भूमिका क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि ग्राम भोजक है तो इसको हम बोलते हैं भूस्वामी, ग्राम प्रमुख, ये इनके अनुरूप भूमिका है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम भोजक को और किस नाम से जानते हैं? तो ग्राम प्रमुख होते हैं ये। साथ में जो गृहपति होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये स्वतंत्र कृषक होते हैं। दास कर्मकार, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, जो कि दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। तो इस तरीके से मिलान आ सकता है। सामाजिक सुधारक का उनके कार्य के साथ सही मिलान। तो ये सारे के सारे मिलान आपको याद रखना है। ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। बेगम रुकैया शेखावत पटना और कोलकाता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। ताराबाई शिंदे की जो पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना है। पंडित रमाबाई पुणे में विधवा गृह की स्थापना। सभी मिलान सही है और याद रखना है। यदि वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने क्या प्रयास किया था? तो इन्होंने जातीय बंधनों के उन्मूलन, एबोलिशन के लिए प्रयास किया, खत्म करने के लिए। ठीक है, 78। चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी नेताओं ने देश के आर्थिक विनाश के विरुद्ध जनमत तैयार किया। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत के उपकेंद्र कौन कौन से हैं? तो मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है और भारती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा किन महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो नाम याद रखना है, यूरोप और अंटार्कटिका। और एक ऐसा महाद्वीप है जो कि तीनों से होकर गुजरता है, अफ्रीका। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये तो इनसे नहीं गुजरता है। भारत में 82.5 डिग्री को मानक यामोत्तर माना गया है। तो यह रेखा किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? पूर्वी घाट। ठीक है। चलिए, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं?
तो पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियां। अगला जो है एजर्शन रीजन दिया गया है, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं, एकदम सही है। आर्द्रता की मात्रा वर्षों के आकार और उसके घनत्व मतलब डेंसिटी को प्रभावित करता है, इसी वजह से ये निर्माण करते हैं। तो स्टेटमेंट भी सही है और व्याख्या भी सही है। स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं? तो व्यापारिक और पश्चिमी पवनें को हम स्थानीय पवन कहते हैं। देखिए एक रिवीजन है तो हम फास्ट तरीके से करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना है। लॉ आयस से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहां पर है? अंटार्कटिका में है। अगला, यह रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, कौन सी? तो मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी, भारत में चाय। अगला, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? तो वो है राज्यसभा। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सबसे ज्यादा प्रचलित नाम ही है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, संसद में प्रश्न जो काल है, कल नहीं प्रश्न काल, ऐसे काल है, तो ये प्रश्न काल क्या सुनिश्चित करता है? कि कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। अगला क्वेश्चन, जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए फिर से वही दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई कंट्रोल ही नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट एक व्यापारी को हो जाता है। बुनकर को क्या है, उसने बुनाई करके दे दी, अब भाई वो कितने में बिकेगा इसका फायदा तो व्यापारी को होगा ना, बुनकर को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, इसलिए इसका नुकसान हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है। रोज पार्क ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, कई बार पूछा हुआ है। आंगनबाड़ी क्या है? तो बाल देखभाल केंद्र है। ठीक है, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार कौन सुनिश्चित करता है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ने निम्न में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में रिट जो है वो दायर किया था? तो वो था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, इसी के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी। ठीक है, मुहैया करवाने के लिए। अगला क्वेश्चन, किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके किस चीज का कारण बनता है? तो अगर आपने किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के लिए अगर आपकी सोच रूढ़िबद्ध है तो आप जो है हास्याकरण का कारण बनती हैं, मतलब आप उसके हास्याकरण का कारण बनेगी, उसको वो जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि लोग एक जगह से पलायन करके दूसरे जगह पे चले गए। शिक्षा के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा? तो वो है प्री एक्टिव स्टेज। ठीक है, चलो, और एक ये पूछताछ से क्रम पूछता है कि जो पूछताछ आधारित सीखने के लिए जो चरण है उसका सही क्रम बनाए। तो ये सही क्रम होता है, सबसे पहले प्रश्न पूछो, योजना बनाओ, अनुमान लगाओ, रिकॉर्डिंग करो, जांच करो और चिंतन करो, ये इसका सही क्रम है। परमहंस मंडली का गठन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हुआ था, जाति व्यवस्था के एबोलिशन के लिए हुआ था। ठीक है, कौन से कानून द्वारा ब्रिटिश ने भारतीयों को प्रांतीय स्वायत्तता दी थी? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, अभी पूरा 100 क्वेश्चन बाकी है। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो वो है वीणा। एजर्शन रीजन, रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया और रीजन दिया है कि दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो स्टेटमेंट भी सही है, व्याख्या भी सही है। मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण क्या है? तो उसका लक्षण यही है कि वहां पे आपको सामान्यतः मंडिपा दिखेगा। ठीक है, मंडपिका होता है, मंडपिका। तो ये हो गया 103, 104। 3 स्टेटमेंट दिया गया है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई थी। तीनों की तीनों बातें सही हैं। और उसके बाद से अगला देखिए,
पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, एकदम सही है। एंड जो अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया, तो ये भी सही है। तो ए और बी आपके सामने है, दोनों की दोनों बातें सही हैं। ठीक है, चलिए। 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। तो इस संदर्भ में आपको मिलान करना है, जैसे कि फ्रांसीसी में कैरिबियाई द्वीप है, पुर्तगाली ब्राजील, अंग्रेजी जमैका, स्पेनिश वेनेजुएला। तो ये यूरोपीय उपनिवेशक हैं जिन्होंने नील की खेती करना स्टार्ट किया था। तो उससे रिलेटेड किस द्वीप पे किसने स्टार्ट किया है वो मिलान है, और जो कि एकदम सही है, आपको याद रखना है। 107 नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन किराए पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। और यहां पर नीज है, ये नीच नहीं नीज है, ठीक है, नीज है ये। नीज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूर तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। यस, दोनों सही है। और हमने नील की खेती जब हम पढ़ रहे थे तो डिटेल में हमने पढ़ा ही हुआ है ये। राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। और इसी वजह से ये लोगों को मनवाने की कोशिश करते थे प्राचीन ग्रंथ का हवाला देकर कि देखो भाई, यहां पर कुछ नहीं लिखा है, तुम लोग क्यों कर रहे हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया था, और मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरसलिंगम पंतलुनु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। चलो 110 देखो। एजर्शन 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। और इसका रीजन क्या था? क्योंकि लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियां कहीं बिगड़ न जाएं, उन पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, ऐसा भी था कुछ लोगों का मानना। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। ए और बी स्टेटमेंट। नरमपंथियों की मांग थी कि भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा होनी चाहिए, जो ये यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि इनकी महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी तो हो उच्च पद पे, सारे अंग्रेज ही हैं जो कि हाई पोस्ट पे हैं। तो बात सही है दोनों के दोनों। चलो ए और बी। रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी ने तर्क दिया कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दोनों सही हैं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? तो याद रखिएगा, जाति, पारिवारिक आय और जेंडर, यही 3 आधार हैं। ठीक है, चलिए अगला। अभी हम गल्फ स्ट्रीम के बारे में पढ़ रहे थे ना, कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति क्या होती है? ध्रुव की ओर। मतलब ये इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाएंगे। ये यहाँ पे ये पोल है और ये ध्रुव है और ये आपका इक्वेटर। तो ये भी याद रखिएगा। 115 3 स्टेटमेंट। पहला, विश्व के ताप कटिबंध का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। तीनों सही हैं। भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। तो आखिर में वो टीचर क्या चाहती थी? कौन सी नदियों को चाहती थी कि बच्चे चिन्हित करें? क्योंकि वो क्या पढ़ा रही है? विंध्य एवं सतपुड़ा। तो वो नदियां कौन सी हैं? नर्मदा एवं तापी। चलिए 117। जिस स्थान पर गर्म तथा 2 स्टेटमेंट है कि गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी, वह स्थान विश्व भर में मत्स्य पालन, मतलब मछलियां जहां पर होंगी, वो बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाएगा। जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, उस स्थान पर नौ संचालन में भी बाधा हो जाता है। तो बात दोनों ही सही है। फिर से 3 स्टेटमेंट। आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। मतलब आर्द्रता महासागर पे सबसे ज्यादा और महाद्वीप पे सबसे कम। बी है, संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। नेक्स्ट, जेट हवाई जहाज के पीछे जो सफेद पथ होता है वो इंजन से निकली नमी होती है जो कि संघनित हो जाती है। तो तीनों ही सही हैं। चलिए वायुदाब के बारे में बताओ। तो ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है।
ठीक है ना, घटता है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया तो समझ जाइएगा, घटता है। 120, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। केवल 2.7% पृथ्वी का जो पानी है वो मानव के यूज के लिए है और जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो तीनों की तीनों बातें सही हैं। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षक अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है, तो किसके बारे में? खनिज के बारे में। तो किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे थे जो कि खनिज नहीं थे, तो ऐसे आपको याद रखना है कि तांबा, अभ्रक, नमक एक खनिज है। इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज हैं, तो कुछ ऐसे भी खनिज नाम लिखे होंगे जो कि खनिज नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये 3 लिखा है तो आपको सही करना है। दिए गए लक्षणों के आधार पर आपको फसल की पहचान करनी है। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। तो दोनों ही सही हैं, और लेकिन ये बोला किसके लिए जा रहा है? कॉफी के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। तो उसका नाम क्या है? ग्राम पंचायत का। ठीक है, मतलब किसका दायित्व है? तो ग्राम पंचायत का है। चलिए ABC, पहला क्या लिखा है? मतलब इसमें यह लिखा है कि कौन क्या जारी कर सकता है। केंद्र सरकार 2000 का नया नोट जारी करने का डिसीजन ले सकता है। राज्य सरकार के पास जो है क्या डिसीजन लेने का अधिकार है? तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय ले सकता है। स्थानीय सरकार तमिलनाडु के छोटे से कस्बे वेल्लोर में पार्क खोलने का फैसला। तो तीनों की तीनों बातें सही हैं। मतलब बेसिकली इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार क्या क्या चीजें कर सकता है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो इसके माध्यम से कुछ भी आएगा, आप आराम से कर लोगे। अनियमित रोजगार का क्या मतलब है? तो नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। ठीक है, काम पर बुलाना। तो ये अनियमित तो हो गया, आपको जरूरत है तो बुलाओगे, नहीं जरूरत है तो नहीं बुलाओगे। वस्त्र व्यापार में कौन सबसे अधिक लाभ जो है कमाएगा? तो मतलब कमाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाएगा? जो वस्त्र व्यापार है तो उसमें वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सबसे ज्यादा प्रॉफिट यही कमाएंगी। लोकतंत्र की जो मूल विशेषता है वो है इक्वालिटी, समानता। ठीक है, चलो, कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थकारों की शिक्षाओं पर अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति ना दिया जाए? तो किसका क्या जो है उल्लंघन होगा? तो वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार, इसका हनन होगा अगर इनको अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या मतलब है? तो नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। तो यह है 129। सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? तो वो है मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, 31, 131, 2 स्टेटमेंट। इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, और आदिवासियों के पास वनों तक पहुंच का ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान था इनके पास, साथ ही साथ अधिकतर वनों पर इनका अधिकार भी था। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। 132, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो कि संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। उन्हीं के लिए हम यूज करते हैं माइनॉरिटी। और अल्पसंख्यक शब्द केवल सदस्यों के बारे में ही नहीं बल्कि सत्ता, संसाधन तक पहुंच आदि मुद्दे से जुड़े हुए हैं। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। 133, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषय उपागम का प्रयोग करते हैं। किस चीज के लिए? तो विषयों के बीच अंतः संबंध तथा अंतः निर्भरता का निदर्शन करने के लिए, इसीलिए हम अंतर विषय उपागम का प्रयोग करते हैं। 134, एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? कि छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करना, कि हर एक बच्चे को अपनी सारी बातें कहने का अधिकार है। किलपैट्रिक के अनुसार कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षक के लिए सर्वोत्तम विधि है? तो वो है प्रोजेक्ट विधि। कई बार पूछा है, CDP में भी पूछा हुआ है ये। चलिए, विभाजन विषय पर चर्चा करने के लिए प्राथमिक स्रोत हम क्या यूज कर सकते हैं? तो दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीर, हम इसका यूज कर सकते हैं प्राथमिक स्रोत के रूप में।
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय कौन सा विचारणीय होना चाहिए? तो वो है बच्चों को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाएं। ठीक है। अगला, प्राचीन तमिलनाडु में किसकी बस्तियों को हम उर कहते थे? तो किसानों की बस्तियों को हम उर कहते थे। ठीक है। उत्तराधिकार की सहदायिक प्रथा का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब यह है कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। ठीक है, सभी को मिलना चाहिए। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है अभंग। ओके, चलिए, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में बताओ। दो स्टेटमेंट लिखी गई हैं। पहला लिखा है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कई संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। बख्शी को क्या कहते हैं? तो जो सैन्य संगठन का जो प्रभारी अधिकारी होता है हम उसको कहते हैं बख्शी, और धार्मिक और धर्मांध संरक्षण का प्रभारी मंत्री को कहते हैं सदर, नगर प्रशासन का जो अधिकारी होगा उसको कहेंगे कोतवाल। तो इस तरीके से मिलान भी आता है। ओके, चलिए, कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो वो है बेवर। किसने जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया? तो वो है मौलाना आजाद। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एजर्शन में लिखा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। एकदम सही लिखा है। और बाकी आप रीजन देख सकते हो यहाँ पर। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो रीजन भी सही है, एजर्शन भी सही है, और दोनों सही है। और व्याख्या देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये जो एजर्शन लिखा हुआ है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, एजर्शन सही है, प्लस रीजन भी सही है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4, ये भी सही है। बट ये व्याख्या सही नहीं है। देखो, क्योंकि बात यहां पर हो रहा है कि हम अपना अक्षांश जान सकते हैं, और यहां पर बात हो गई कि 1/4 है। तो स्टेटमेंट तो सही है बट व्याख्या नहीं है इसका। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा था इसलिए मैंने लिया हुआ है। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, कि मुख्य खनिज है मैग्नीशियम एंड सिलिका। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां पे उसको बांज, एस, बीज के वृक्ष मिले तथा फिजेड, मोनाल पक्षी मिले। तो आखिर में उसने किस क्षेत्र का दौरा किया है? तो वो है शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, तो 148 हो गया। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो वो है टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा क्षेत्र याद रखिएगा। अब यहां से हमारा नया क्वेश्चन स्टार्ट। तो 150 क्वेश्चन है कि महासागर का जल लवणी या खारा होता है, और महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुलित लवण होते हैं, इसी वजह से। तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है। तो नंबर वाइज देखिएगा आप, हमने इतना क्वेश्चन पहले मैंने आपको कराया हुआ है। अब यहां से नए क्वेश्चन। एजर्शन, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होता है। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। उल्का पिंड के बारे में बताओ। तो ये सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको बोलते हैं उल्का पिंड। कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर से कौन जुड़ा है? आर्कटिक महासागर। 154, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करो। पहला लिखा हुआ है ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकता है, और ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाया जाता है, और सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो ये कौन सा है? तो वो है मैंग्रोव वन। ठीक है, चलिए, वर्षा और कोहरे जैसी घटनाएं अभी हम पढ़ रहे थे ना, ट्रोपोस्फियर में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। तो वो है हमारा क्षोभ मंडल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर।
स्वर्ण चतुर्भुजी एक्सप्रेस किससे जोड़ता है? तो ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। ठीक है। अगला, तरंगे कब उत्पन्न होती हैं? जब हवाएं समुद्र की सतह से टकराती हैं तभी जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला, कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो वो है जल विद्युत। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप ऑप्शंस में देख सकते हो। अगला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, इसका निष्कर्षण जिस विधि से होता है उसको बोलते हैं प्रवेधन। आप इसको इंग्लिश में गूगल कर सकते हैं कि प्रवेधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और आप हिंदी में भी याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, हजारों वर्ष पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से किया था? तो पैदल किए थे, घोड़े की सवारी से किए थे, और ऊंट की सवारी से। ठीक है। चलो, ये सही मिलान करना है कि कहाँ पे लोग किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, ईदगाह इसको बोलते हैं खुला प्रार्थना स्थल, दरगाह मतलब संत का मकबरा, कुल दे सेक इसका मतलब ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है, खानकाह सूफी संतों के लिए विश्राम घर। सभी मिलान सही है, याद रखिएगा। अगला, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीर बनाई गई ताकि वह उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सकें। सही है। वह उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को भी याद कर सकें। तो स्टेटमेंट भी सही है, और ये कई बार पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, ये इससे रिलेटेड है कि कौन सी जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं। जैसे कि जो खोंड जनजाति है उड़ीसा में, निसी अरुणाचल प्रदेश में, बंजारा महाराष्ट्र में, और गढ़डी है, ये ड़ है, और डी ये आपका कुल्लू में। ठीक है ना। तो ये मिलान याद रखिएगा, आपको इससे जरूर मदद मिलेगी, कुछ भी पूछ सकता है इस बार भी। तो सारे सही हैं। अगला, मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में था। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मकबरा जो है चबूतरे पे और बाग इसके दक्षिण में। अगला क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही क्रम चुनो। तो तुर्की, खिलजी, और फिर से आपका तुगलक और सैयद। TKTS आप याद रख सकते हो, इससे भी याद रखना, तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद। चलो, अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाए गए। ठीक है, सही है। मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसी संस्कृति गतिविधियों का केंद्र था। तो ये भी बात सही है, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन पे, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो है पुरातत्वविद। मतलब अतीत में बना है और प्रयोग में लाई गई वस्तु है, उसका यूज स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पुरातत्वविद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग किस चीज में होता था? तो वलय कूप का उपयोग कूड़ेदान के रूप में और नाली के रूप में यूज होता है। और उसके बाद से आप देख सकते हो, गर्भगृह, ग्रह मतलब ये गृह है। ठीक है, यहां पे ऐसे होना चाहिए था। तो गर्भगृह क्या है? नाम से स्पष्ट है कि एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? तो वो कौन से हैं शब्द? लोकतांत्रिक और गणतंत्र। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। भारत में जनपद पंचायत किस स्तर पे काम करती है? तो वो करती है ब्लॉक स्तर पे। ठीक है। चलिए, भारत में राज्यों की परिषद को किस रूप में जानते हैं? तो वो है, राज्य की परिषद को हम राज्यसभा के रूप में जानते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? कभी 1951 भी लिखा जा सकता है, 1952 भी, और ये दोनों नंबर भी आ सकते हैं। आपको दोनों याद रखना है। 1951 से 1952 प्रथम आम चुनाव हुआ। भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया? तो वो है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। ओके। भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान, किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार
प्रतिबंधित है, मना है, तो वो है 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का। ठीक है ना, तो यहां पे आपका हो गया 14, ये इसका राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं, तो वो है जूठन। कई बार पूछता है कि इसमें क्या चीजें बताई गई हैं, तो जातीय डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, चलो। भारत में संविधान का अंतिम जो इंटरप्रेटर है, अंतिम जो व्याख्याता है, वो कौन है, तो वो है जुडिशरी, न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन, संघवाद का क्या मतलब है, कि देश में सरकार का एक से अधिक स्तर है, इसी को बोलते हैं संघवाद। अगला क्वेश्चन, मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां किस पर प्रतिबंध लगाती हैं, तो वो है सूखे शौचालय का निर्माण, इस पे प्रतिबंध लगाती हैं। अभी भी 20 क्वेश्चन बाकी है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि प्राथमिक स्तर पर इतिहास के पाठ्य पुस्तकों को हमारा अतीत कहा गया है क्योंकि यह पाठ्य पुस्तक चर्चा करती है क्या चीज। 2 स्टेटमेंट लिखा गया है। कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है। दूसरा, कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन, आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे, तो वो है मौर्य समाज। देखो यहां पर क्या पूछा है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम साम्राज्य, इस पर आपको प्रोजेक्ट देना है बच्चों को, तो हम क्या कहेंगे कि मौर्य साम्राज्य के विषय में आप जानकारी इकट्ठा करिए, क्योंकि यहां पर पूछा ही गया है प्रथम साम्राज्य। अगला क्वेश्चन, शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत होती है, मतलब छिद्रित होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है। चलिए, दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था। तो एक ही कारण था कि वो अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। ठीक है ना, वो अपने स्वामी के विश्वसनीय होते थे और उन पर डिपेंड होते थे। अगला क्वेश्चन, दीवाने खास दीवानों आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती है कि राजा भगवान का प्रतिनिधित्व होता था। तो पहला लिखा है कि जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया, और बी लिखा है कि प्रार्थना के समय मुसलमानों के सामने की दिशा में सिंहासन रखा गया था। तो इस तरीके से दिखाएगा कि देखो राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व है। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। अगला, 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफी सैनिकों के मध्य समस्याएं खड़ी हुई। अगला, पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। बात भी सही है और व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था ना, सारे जंगलों पर ही अपना नियंत्रण बढ़ा लिया और आदिवासियों का जंगलों में आना भी मना कर दिया। तो इस तरीके से खुला विद्रोह किया गया था आदिवासियों का। अगला क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसके लिए प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। तो वो है विधवा विवाह, ताकि विधवा विवाह हो सके, नहीं तो लोग करते भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन, किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी। तो वो है महारों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में वक्तव्य पर विचार करो और सही विकल्प चुनो। पहला लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्च के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स ठोक दिए थे। जनसाधारण के लिए तेजी से बढ़ी हुई कीमतों के कारण कठिनाइयां बढ़ गईं। अगला लिखा है कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष, नए विचार और समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। तो तीनों की तीनों बातें सही हैं। ठीक है। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा जो है ना, अभी हमने देखा जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो इसकी सबसे कम लंबाई, क्योंकि राजस्थान यहां पे है, एकदम नीचे पड़ता है, तो थोड़ा सा इसे ऐसे जाता है। तो सबसे कम लंबाई किसकी है, कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है, तो वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरफ फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है, तब कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होता है, तो वो है हिट डोम। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय परिस्थिति और अवसर में समान हैं। ठीक है।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ होता है? मतलब सभी वयस्कों को वोट डालने की अनुमति है, मतदान करने की अनुमति है, क्योंकि पहले नहीं होता था, आपको पता है, कुछ लोग ही केवल वोट डाल सकते थे। अगला क्वेश्चन, मीडिया के संदर्भ में प्रारूप तैयार करने से क्या अभिप्राय है? तो लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड से एक राजगीर बच्चू मांझी दिल्ली काम की तलाश में आया है। उसने भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए किस अधिकार का प्रयोग किया है? स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं पर भी जाकर कोई भी काम कर सकते हो। अगला, आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करेगा? तो याद रखिएगा, राज्य का पक्ष जो है सरकारी वकील प्रस्तुत करेगा। ठीक है। और घेटोइजेशन हमने कई बार पढ़ा ही था कि जो घेटोइजेशन है हास्यकरण का परिणाम है। मतलब घेटोइजेशन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हास्यकरण का परिणाम है। अगला क्वेश्चन, सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या कितने से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से, अभी हमने पढ़ा था ना, बालवाड़ी, क्रेच की, शिशु सदन की सुविधा देनी होगी। तो अगर किसी भी ऑफिस में 30 से अधिक महिलाएं हैं तो उनको बालवाड़ी, क्रेच की सुविधा देनी पड़ेगी। ठीक है। चलो, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में अपने छात्र हेतु क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है? तो उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ, मतलब क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जिसमें बच्चे सोच सकें। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अवसर उपलब्ध करवाने हेतु सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ पैदा करें। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर समाज विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें किस उद्देश्य के साथ विकसित की गई हैं? ताकि विषयक प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए। तो ये हमने फाइनली 2 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिया। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये हमारा जो है टेलीग्राम का लिंक है, डिजिटल जीके क्लासेस, कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ पर ये पूरी आपको 1 से लेकर 200 तक की सारी PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगी, जो भी चीज़ें और बची होंगी। और आप इस तरीके से अपना रिवीजन करते रहें। आप सभी का एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।